बंधुओं और मेरी माता तुल्य बहनों, आज हाजिर हूं मैं आपके रेनबो पार्ट 2 के फोर्थ सेक्शन से दूसरे चैप्टर को लेकर, यानी भारत इज माई होम। दोस्तों, इससे पहले हमने पहले पार्ट को कंप्लीट कर दिया है, पहले लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है, जहां पर हमारा मुख्य फोकस था लेखक साहब के परिचय को लेना। हमने ऑथर्स इंट्रोडक्शन पहले लेक्चर में कंप्लीट किया है और ऑथर्स इंट्रोडक्शन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने डील किया हुआ है। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, इस पूरे चैप्टर को विस्तार से एक्सप्लेन करने वाले हैं, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को हम डीप डाइव करेंगे, इस चैप्टर की गहराइयों में उतरेंगे और जाकर तल को छूकर आएंगे। सतही पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, हम तल स्पर्शी होंगे, जाकर पूरे तल तक हर गहराई से उस मोती को खिलाएंगे जो इस चैप्टर में छिपा हुआ है। तो चले, हमेशा की तरह आप तैयार हो जाओ इस चैप्टर को पूरी गहराई से पढ़ने के लिए, पूरे विस्तार से पढ़ने के लिए। ये रहा आपके सामने पहला पैराग्राफ, जहां पर हमारे लेखक साहब यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भाषण की शुरुआत करते हैं और कहते हैं, आपको मालूम है कि वो अवसर था इनके राष्ट्रपति बनने का और वहां पर इन्होंने भाषण के रूप में, अपने शपथ ग्रहण के रूप में भाषण प्रस्तुत किया था। शपथ ग्रहण के रूप में, शपथ ग्रहण के आयोजन के अवसर पर इन्होंने भाषण प्रस्तुत किया था और उसी भाषण का हम तैयार है। तो कहते हैं हमारे लेखक साहब, आई मस्ट कन्फेस, मैं अवश्य ही इसे स्वीकार करता हूं या करूंगा। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड, अरे मैं अवश्य ही इसे स्वीकार करता हूं कि मैं बहुत ही अभिभूत हूं। बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी, मैं अवश्य इसे स्वीकार करता हूं कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मैं फूले नहीं समा रहा, मैं बहुत ही अभिभूत हूं। क्यों भाई, क्या कारण है? तो वो है विश्वास। मेरे लोगों ने जो मुझ में विश्वास दिखाया है और मुझे चुना है, मुझे इलेक्ट किया है, मुझे चुना है इस धरती के सर्वोच्च ऑफिस के लिए। इस धरती के सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा जो पद होता है इस धरती पर, राष्ट्रपति का पद, उस पद पर उन्होंने मुझे चुनकर बिठाया है। मेरे लोगों ने इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूं कि वो मुझ पर इतना विश्वास करते हैं कि मुझे इस लायक समझे हैं कि मुझे इस धरती के सर्वोच्च पद। इसी बात से हमारे लेखक साहब यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन बहुत ज्यादा अभिभूत हैं। देखें, कहते हैं कि मुझे स्वीकार करना होगा कि मेरे लोगों ने मुझे देश के सर्वोच्च पद पर चुनकर जो विश्वास मेरे ऊपर जताया है उससे मैं बहुत ज्यादा अभिभूत हूं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। जो विश्वास मेरे लोगों ने मुझ में दिखाया, जताया, भरोसा रखा और इस धरती का सर्वोच्च पद पर बिठाया, उस बात के लिए मैं बहुत खुश हूं। समझे? तो लेखक साहब किस बात के लिए खुश हैं भाई? बताओ आंसर। लेखक साहब किस बात के लिए खुश हैं? तो लेखक साहब हमारे इस बात के लिए खुश हैं कि जो विश्वास उनके लोगों ने उनमें दिखाया है। चले दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। दूसरा पैराग्राफ में अपने से पहले यानी इनसे पहले जो राष्ट्रपति रहे थे उनकी तारीफ, उनकी प्रशंसा में ये दो लाइनें कहते हैं। दरअसल ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं और इनसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी अपनी सेवा दे चुके हैं राष्ट्रपति पद को, या इस राष्ट्रपति पद पर रहते हुए देश को सेवा दे चुके हैं। तो दरअसल यहां अब दूसरे पैराग्राफ में हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की तारीफ में दो बोल बोले हैं। वो कौन से दो बोल हैं? देखिए, डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी, यानी डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वो राष्ट्रपति रहने के दौरान उन्होंने दिया है, क्या दिया है? अ मेंटल इक्विपमेंट, एक बहुत ही गहरा ज्ञान, एक गहन ज्ञान दिया है, एक बहुत ही गहन ज्ञान दिया है। अ डिग्री ऑफ इरुडेशन, और क्या दिया भाई साहब? एक मानसिक क्षमता दी है। इसको मानसिक क्षमता या गहरा ज्ञान भी समझ सकते हो। और इरुडेशन का मतलब ये होता है विद्वता यानी ज्ञान। तो डॉक्टर राधाकृष्णन जब तक राष्ट्रपति थे उन्होंने राष्ट्रपति रहने के दौरान इस देश को एक मानसिक क्षमता दी है, एक योग्यता दी है, अपनी विद्वता दी है, अपना ज्ञान दिया है और साथ ही साथ अपने अनुभव का जो दौलत
ना इस देश को, वो भाई साहब कहीं नहीं मिल पाएगा वैसा, कहीं वैसा अनुभव आप पूरी दुनिया में ढूंढ लो, कहीं आपको ऐसा अनुभव नहीं मिल पाएगा। वो अनुभव का दौलत, वो ज्ञान का सागर आपको कहीं नहीं मिल पाएगा, वो ऐसी मानसिक क्षमता आपको कहीं नहीं मिल पाएगी सिवाय डॉक्टर राधा कृष्णन जी के, जो उन्होंने राष्ट्रपति रहने के दौरान इस देश को सुपुर्द किया है। वही बात हमारे, उसी बात की तारीफ करते हैं हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कहते हैं कि राधा कृष्णन जी ने राष्ट्रपति पद पर एक दुर्लभ मानसिक क्षमता, विद्वता और अनुभव की प्रचुरता लाई है। जो उन्होंने दिया है राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इस देश को, वैसा दुर्लभ योग्यता, क्षमता, ज्ञान, अनुभव शायद कोई नहीं दे पाएगा। उसी बात की तारीफ में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं। आगे और तारीफ करते हैं, आगे डॉक्टर जाकिर हुसैन और तारीफ करते हैं और कहते हैं, ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, कि भैया हमारे डॉक्टर राधा कृष्णन जी पूरी जिंदगी, एक दो दिन नहीं, पूरी जिंदगी उन्होंने, हमारे डॉक्टर राधा कृष्णन पूरी जिंदगी समर्पित कर दी अपना, किस चीज के लिए? तो ज्ञान और सत्य की खोज के लिए। डॉक्टर राधा कृष्णन जी अपनी पूरी जिंदगी को समर्पित कर देते हैं ज्ञान और सत्य की खोज के लिए। ये कौन कह रहे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं। किनके बारे में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, जो इनसे पहले यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले राष्ट्रपति के रूप में सेवा निर्वृत्त किए हुए थे या सेवा दिए हुए थे। अब सेवा से वो हटे थे और डॉक्टर जाकिर हुसैन को मिला था। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने पहले तारीफ की है अपने से पूर्व जो राष्ट्रपति रहे हैं यानी डॉक्टर राधाकृष्णन उनकी, और कहा है कि पूरी जिंदगी, ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, he has done more than probably any other one bring to out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values। कहते हैं हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कि पूरी जिंदगी, एक दो दिन नहीं, पूरी जिंदगी समर्पित कर दिया। किसने? डॉक्टर राधा कृष्णन ने पूरी जिंदगी समर्पित कर दिया। डॉक्टर राधा कृष्णन ने किस चीज की खोज में? तो ज्ञान और सत्य की खोज में उन्होंने पूरी जिंदगी समर्पित कर दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने जितना दिया है या जितना किया है, इसने डॉक्टर राधा कृष्णन ने जितना दिया है इस देश को या जितना किया है इस देश के लिए, शायद ही बिरले, शायद ही कोई और ऐसा हो सकता है जो लाए, शायद ही कोई और ऐसा है जो दे सकता है भारतीय दर्शन को, दार्शनिक विचार को, यहाँ के आध्यात्मिक मूल्यों को। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है जो दिया हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कहते हैं कि ज्ञान और सत्य की खोज में पूरा जीवन इन्होंने समर्पित कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने भारतीय दर्शन, चिंतन और सभी सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों को एकता के साथ उजागर किया। शायद किसी भी अन्य व्यक्ति के वश की बात नहीं थी। किसी अन्य व्यक्ति की से तुलना कर लोगे आप तो आप पाओगे किसी अन्य व्यक्ति के पास वो क्षमता नहीं थी जो हमारे डॉक्टर राधा कृष्णन के पास क्षमता थी। जो समर्पण, जो सद्भाव डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपने देश के साथ रखा और जो उन्होंने अपने देश को दिया, वो शायद ही कोई दे पाए। इतनी दुर्लभ चीजें उन्होंने अपने देश को दी है। पूरे जीवन उन्होंने सत्य की खोज की है, पूरे जीवन उन्होंने ज्ञान की खोज की है और जो अनुभव, जो ज्ञान, जो सत्य उन्होंने पाया है उसे उठाकर अपने देश को सौंप दिया है। दर्शन के रूप में, आध्यात्मिक मूल्यों के रूप में उन्होंने अपने देश को सौंप दिया है। इतने महान व्यक्तित्व थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनकी तारीफ में तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की तारीफ में। चले देखते हैं दोस्त, अभी ये सेकंड पैराग्राफ ही चल रहा है। चलिए आते, यहाँ फिर कहते हैं हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी और तारीफ करते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन जी की। कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी कभी नहीं खोते हैं। क्या नहीं खोते? अपना विश्वास। डॉक्टर राधाकृष्णन जी कभी अपनी आस्था नहीं खोते, कभी अपना विश्वास नहीं खोते। इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। किस चीज में अपना विश्वास नहीं करते? किस चीज में वो अपना विश्वास नहीं खोते? डॉक्टर राधाकृष्णन कभी नहीं खोते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन कभी नहीं खोते हैं। क्या नहीं खोते?
अपना विश्वास नहीं खोते। किस चीज पर अपना विश्वास नहीं खोते? मानवता की सेवा पर। वो मानवता की सेवा पर अपना विश्वास कभी नहीं खोते। एंड ही हिमसेल्फ हैज नेवर ceased to the champion of rights of all men to live in dignity with justice। भाई साहब, डॉक्टर राधा कृष्णन जी कभी अपना विश्वास नहीं खोते मानवता की सेवा में, और ना ही वो लोगों को, ना ही उन्होंने कभी भी लोगों का सम्मान और न्याय देना छोड़ा है। वो लोगों को सम्मान हमेशा देते रहे जीवन भर, लोगों को न्याय देते रहे हमेशा जीवन भर। तो भाई साहब, वही हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन तारीफ करते हुए कहते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन, उन्होंने बोले तो डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन ने मनुष्य की जो भी आवश्यक मान्यता है उसमें अपना विश्वास कभी नहीं खोया, नहीं, हमेशा ही मानवता की सेवा की, हमेशा ही मनुष्यों की सेवा की, और साथ ही साथ खुद कभी भी सभी पुरुषों के सम्मान और न्याय के साथ जीने के अधिकार का समर्थन करना बंद नहीं किया। यानी हमेशा ही ये लोगों को, हमेशा ही ये इस बात के पक्ष में रहे कि लोगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, न्याय के साथ जीने का अधिकार है, और इस बात के लिए हमेशा डटे रहे, इस बात के लिए जीवन भर टिके रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और कहते हैं कि भाई देखो, एक व्यक्ति को, एक पुरुष को सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, न्याय के साथ इस समाज में जीने का अधिकार है, और मैं इस बात का पक्षधर हूं और हमेशा रहूंगा। ये हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का स्टैंड था। इस बात पर वो टिके रहते थे, पूरी जिंदगी मानवता की सेवा की। इसी बात की तो तारीफ कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, इसी बात पे फिदा हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। चले देखते हैं आगे। अब ये तीसरा पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ तक डॉक्टर राधा कृष्णन जी की तारीफ चल रही थी, लेकिन तीसरे पैराग्राफ से ये अपने भाषण को आगे बढ़ाते हैं और अपना जो कर्तव्य है या अपना जो विचार है, अपनी जो भावना है, वो देशवासियों के सामने रखते हैं। तीसरे पैराग्राफ में कहते हैं, आई कैन ओनली अश्योर, मैं सिर्फ इतना विश्वास दिला सकता हूं, मैं सिर्फ इतना भरोसा दिला सकता हूं मेरे देशवासियों को। किनको? यू बोले तो देशवासी आप हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं, आई कैन ओनली अश्योर, मैं सिर्फ इतना भरोसा दिला सकता हूं। किन्हें दिलाएंगे भरोसा? आपको, मुझे, कि भाई साहब मैं आपको इतना भरोसा दिला सकता हूं दैट आई एंटर दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। कहते हैं कि मैं सिर्फ ये विश्वास दिला सकता हूं, मैं इस कार्यालय में, यानी कार्यालय बोले तो राष्ट्रपति के पद पर, मैं इस कार्यालय में प्रार्थना पूर्ण विनम्रता के साथ प्रवेश कर रहा हूँ, मैं इस कार्यालय में प्रवेश कर रहा हूँ। और मेरे देशवासी गण, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ इस कार्यालय में प्रवेश कर रहा हूँ। आपका आभार व्यक्त करता हूँ मैं, जो आपने मुझ पर विश्वास दिलाया। तो मेरे तरफ से भी एक विश्वास ले लो आप कि मैं पूरी तन्मयता के साथ, पूरी कर्मनिष्ठता के साथ मैं आपकी सेवा करूंगा, देश की सेवा करूंगा। ऐसा हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं कि आई कैन ओनली अश्योर यू दैट I enter this office in a spirit of prayerful humility and total dedication। भैया देखो मेरे देशवासियों, आपने जो मुझ पर विश्वास किया है ना, मुझे इस धरती के सर्वोच्च पद पर बिठाए हो, तो मैं भी आपको भरोसा दिलाता हूं कि उसी एहसान के बदले पूरी विनम्रता के साथ मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि झोंक दूंगा इस देश की सेवा के लिए, कतरा कतरा बहा दूंगा इस देश की सेवा के लिए, इस देश की खिदमत के लिए अपना सर्वस्व लुटा दूंगा। ये हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं कि मैं आपको केवल यह विश्वास दिला सकता हूं कि मैं इस कार्यालय या इस पद पर प्रार्थना पूर्ण विनम्रता के साथ पदासीन हूं, बैठा हूं, आया हूं और पूर्ण समर्पण की भावना के साथ प्रवेश करता हूं। पूरी तरह से समर्पित हो जाऊंगा। समर्पित हो जाना मतलब पूरा चीज त्याग देना। तो ये बोलते हैं कि मैंने अपना पूरा चीज त्याग दिया देश के लिए, देशवासियों के लिए। मेरा अब अपना कुछ नहीं है, मेरा अपना कुछ नहीं है। आज से मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, अपने देशवासियों के लिए। मेरा अपना कुछ नहीं है, जो है मेरे देशवासियों का। ये भरोसा दिलाते हैं प्रवेश करते हुए, ये भरोसा दिलाते हैं शपथ लेते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने देशवासी। और कहते हैं आगे, I have just taken the oath of loyalty to the Constitution of India। अरे मैं शपथ लेता हूं अपने
हमेशा हमेशा आखिरी सांस तक, आखिरी दम तलक मैं अपने संविधान इस बात देशवासियों को ये भरोसा दिलाते हैं कि आपने जो मुझ पे भरोसा किया है, मुझे इस धरती का सर्वोच्च मैं भी आपको भरोसा दिलाता हूँ, इस विश्वास को नहीं, आपके इस भरोसे को तोड़ूंगा नहीं। पूरी समर्पण के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, तन मन धन सब लगाकर मैं इस देश की सेवा करूंगा और इसके लिए मैं कसम खाता हूं अपनी संविधान। ठीक है दोस्त, चलें आगे देखते हैं। आगे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहना चाहते हैं। आगे ये कहते हैं, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, आप जिस संविधान की कसम खाएं उस संविधान के बारे में 2 लाइन ये कह रहे हैं। अभी अभी जिस संविधान का ये कसम खाए, ये बोले कि मैं कसम खाता हूं, तो जिस संविधान का यानी भारतीय संविधान का इन्होंने कसम खाया है, उसी भारतीय संविधान के बारे में ये कह रहे हैं, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक ऐसा संविधान है, मतलब हमारा अपना संविधान, ये एक ऐसा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट विच इट्स फ्री सिटीजन हैव। यह एक ऐसा संविधान है जो तुलनात्मक रूप से नया है। हाँ भाई साहब, दुनिया की संविधान से आप तुलना करो, बाकी दुनिया के संविधान से आप तुलना करोगे तो पाओगे कि हमारा अपना संविधान नया है उनकी तुलना में। अमेरिका को संविधान 1789 में मिला, बताओ इतना साल पहले अमेरिका को संविधान उस समय मिला, और इंग्लैंड को संविधान बहुत पहले मिला, और हमारे यहाँ संविधान देखो हाल ही में तो मिला है 1950 में। तो उनकी तुलना में, बाकी दुनिया वालों के संविधानों की तुलना में हमारी अपनी संविधान एक नई अवस्था में आ गई। तो उसी की बात करते हैं कि ये जो संविधान है ना हमारा, तुलनात्मक रूप से भले ही नया है, लेकिन इसके आजाद लोगों ने देश के आजाद है, ये किसी का थोपा हुआ नहीं है, यह हमारा संविधान है और हमने लिखा है, खुद के लिए लिखा है, खुद को सौंपा, ये हमारा तोहफा है, हमने खुद को दिया है। हम एक संप्रभु देश है और संप्रभुता को हम बनाए रखने के लिए हमने खुद को सौंपा है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री गिवन टू देमसेल्फ, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश के देशवासियों ने अपना संविधान खुद लिखा और खुद को ही सौंपा है। ये हमने किया है, ये हमने करके दिखाया है भैया। यह तुलनात्मक रूप से एक नए राज्य यानी भारत का संविधान है, जिससे इसके स्वतंत्र नागरिकों ने इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ खुद को सौंपा है। भारत के इतिहास में आज तक संविधान नहीं लिखा गया, लेकिन जब लिखा तो हमने खुद से लिखा और खुद को ही दिया। ये इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता से उठा लो, सबसे प्राचीन प्रमाण वही तो मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से उठाकर जब आप देखोगे तो आप पाओगे कि उसके बाद हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था चलाई गई है, राजतंत्र चलाई गई है। भाई साहब, राजतंत्र शासन व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आई, उसके बाद से हमारे यहाँ सारे वो बनने लगे, राज वगैरह बनने लग गए, महाजनपद वगैरह आने लगा, राज वगैरह बनने लगे, राजा वगैरह सब अब आकर शासन करने लग गए। और इस तरह से यहाँ पर राजाओं का ही शासन चलते रहा। पहले हिंदू शासकों ने शासन किया 1712 से पहले तक, फिर 1712 में इधर मुस्लिम शासकों ने, तुर्की शासकों ने, अफगानी शासकों ने आकर शासन किया। फिर उसके बाद से 1707 के बाद से अंग्रेजों ने आकर यहाँ शासन किया और फाइनली 1947 में आजादी मिली। 1950 में हम संप्रभु हुए, यानी हम अपने देश के संचालन, अपने देश की बागडोर हम अपने हाथ में लिया और से चलाने का हमने प्रण दिया। और किस नियम के आधार पर चलाएं, तो वही हमने खुद को संविधान दिया, खुद को संविधान सौंपा, हमने खुद के लिए संविधान लिखा। तो तुलनात्मक रूप से ये संविधान भले ही नया है, लेकिन खुशी इस बात की है कि हमने खुद के लिए लिया है और खुद ही लिखा है। ये बात कर रहे हैं हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, इस संविधान की तारीफ कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं, आगे देखिए, कहते हैं, इट इज द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल हु थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स have striven to realize timeless absolute values in their own peculiar way। कह रहे हैं कि भाई देखो, ये जो हमारा स्टेट है, इट इज द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, ये जो हमारा देश है, इसे मत समझना कि ये नया नया देश बना है अभी 1947 के बाद। नहीं, ये देश हमारा बहुत प्राचीन है, ये देश का इतिहास बहुत महान है, बहुत प्राचीन है।
बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है, बहुत प्राचीन इतिहास रहा है हमारे यहाँ का। तो हमारा देश बहुत प्राचीन है, हमारा देश बहुत प्राचीन है, हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के ऋषि मुनि, ये सब बहुत प्राचीन लोग हैं। तो हमारा देश प्राचीन लोगों का युवा राज्य है। आज भले हाल ही में हमें आजादी मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाल ही में हमारा देश का जन्म हुआ। नहीं, हमारा देश का अस्तित्व तो बहुत पहले से था। यह प्राचीन लोगों का एक युवा राज्य है। हमारा जो देश है, आज हमारा देश भले ही स्वतंत्र हुआ है, आज भले ही ये युवा अवस्था में है, लेकिन ये देश उन्हीं प्राचीन लोगों का है, हमारे पूर्वजों का है। ये प्राचीन लोगों का युवा राज है, जिन्होंने सदियों से विविध जातियां तत्वों के सहयोग से अपने अनूठे तरीके से शाश्वत परम मूल्यों को साकार करने का प्रयास किया है। भैया देखो, ये जो हमारा देश है, ये हमारा देश आज आपको भले ही युवा अवस्था में दिखाई दे रहा हो, लेकिन इस देश की नींव आज की नहीं पड़ी। ये देश सदियों से यहाँ पर सदियों से अस्तित्व में है। यहाँ देश में विभिन्न जातियां आई, विभिन्न धर्म आए, और सबको इस देश ने स्वीकारा। और विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मों ने अपने अपने कल्चर, अपनी अपनी संस्कृति, अपने तत्व इस जमीन में बोए, और वो इतना विविध हो चुका, इतना डाइवर्स हो चुका कि आज वो एकदम शाश्वत है, आज वो एकदम टाइमलेस है, शाश्वत अमर हो चुका है। वो सारे संस्कृतियां हमारे यहाँ अफगानी है, तुर्की है, फ्रेंच है, रोमन है, ग्रीक है, हमारे यहाँ पर ये सारे लोग, कोई व्यापार की नियत से आया तो कोई किसी और नियत से आया। तो हमारे यहाँ चाहे कहीं के भी लोग आए, चाहे हम हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे दूसरे कहीं भी दूसरे विश्व के किसी भी हिस्से से हमारे यहाँ लोग आए हैं, हमारी मिट्टी में स्वीकार किया है, संस्कृति आई, यहाँ मिल गई, घुल मिल गई। तो घुलने मिलने के बाद वो यहाँ शाश्वत हो गई, वो यहाँ पर यहीं पर होकर रह गई, यहीं पर अमर बन गई। तो भाई साहब, हमारा देश बहुत प्राचीन है, यही प्राचीन लोगों का देश है हमारा, भले आज युवा अवस्था में है। इस प्राचीन देश में विभिन्न जाति धर्म के लोग एक साथ है, उनकी संस्कृतियां ऐसे आपस में मिल गई जैसे एकदम शाश्वत हो गई। उसी की बात कर रहे हैं लेखक जी। आगे कहते हैं लेखक साहब, I place myself to the service of those values, उन मूल्यों की कौन से मूल्यों की? वो मूल्य जो हजारों लाखों वर्षों से विभिन्न जाति धर्म के लोग यहाँ आकर दिए, जैसे यहाँ के होके रह गए, उन सारे संस्कारों की, उन सारे मूल्यों की सेवा करूंगा मैं, उन सारे मूल्यों की सेवा करूंगा मैं, क्योंकि वो सारे के सारे मूल्य भारत से ही जुड़े हैं, वो सारे के सारे मूल्य भारत से ही जुड़े हैं। एक तो उन सारे मूल्यों की सेवा करूंगा मैं, क्योंकि वो सारे के सारे मूल्य भारत के ही हैं। तो उनके प्रति मैं उनके प्रति हमेशा जिम्मेदार रहूंगा, इसकी मैं शपथ लेता हूं। आगे कहते हैं, दो सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ अ वैल्यू में बिकम inadequate with the change of circumstances, the value of remains eternally valid and precious for newer and fresher realization। कहते हैं भाई साहब, मैं उन मूल्यों की सेवा करूंगा, उन मूल्यों के प्रति जिम्मेदार रहूंगा, उन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहूंगा, क्योंकि यद्यपि किसी भी मूल्य का ठोस एहसास का मतलब है क्रियान्वयन। अगर ठोस तरीके से किसी भी मूल्य को ना माना जाए, ना उसका पालन किया जाए, तो परिस्थितियों को बदलने के साथ अपर्याप्त हो सकता है वो। अगर किसी भी मूल्य का पालन ना करें, किसी भी संस्कार का, नियम का, परंपरा का पालन ना करें, तो गुजरते समय के साथ, बदलते वक्त के साथ मूल्य खत्म हो जाएंगे, वो मूल्य बेकार हो जाएंगे। लेकिन वह मूल्य शाश्वत रूप के मान्य रहता है और नए एवं ताजा एहसास के लिए प्रेरित करता है। लेकिन अगर हमने एक बार उन मूल्यों को समझा, उनका पालन किया, तो ये मूल्य हमारे हमेशा जीवित रहेंगे, हर बार ताजा एहसास कराएंगे, हर बार नया होने का एहसास कराएंगे। ऐसी परंपराओं का, ऐसे मूल्यों का हम पालन करेंगे। ऐसा शपथ लेते हैं हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, मूल्यों के प्रति वफादार रहूंगा, जो मूल्य
हमारे देश में विभिन्न जगह से आए और यहीं के होकर रह गए। जो संस्कार हमारे देश में विभिन्न जगह से आए और यहीं के होकर रह गए, उन मूल्यों का मैं पालन करूंगा, उन मूल्यों की मैं सेवा करूंगा, उन मूल्यों की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। मैं उन मूल्यों को कभी खत्म नहीं होने दूंगा। आगे कहते हैं कि भैया हमारा जो पास्ट है ना वो मरा नहीं है। हमारा पास्ट जो है, जो भूत है वो मरा नहीं है, कि वो ना ही वो मरा है, ना ही वो स्टैटिक है, स्थिर है। हमारा जो भूतकाल है वो मरा नहीं है, वो स्थिर नहीं है। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक एंड इज इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर। भैया हमारा जो है ना भूतकाल वो मरा नहीं है, आज भी जिंदा है। हमारा अतीत आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। देखिए कहते हैं वो कि अतीत मृत और स्थिर नहीं है हमारा, बल्कि यह जीवित है और गतिशील है। और हम हमारे वर्तमान की जो भी गुणवत्ता हमारे भविष्य की संभावनाओं को निर्धारित करने में शामिल करते हैं। भैया देखो उसी भूतकाल यहाँ है। अगर हमारा भूतकाल नहीं होता, आज सिंधु घाटी सभ्यता के लोग से हमने प्रेरणा ना ली होती ईंट बनाने की, तो आज जिस तरह की ईंट आप बना रहे हो क्या ये होता? ये तो आपने अपने पूर्वजों से ही लिया था ना, भूतकाल से ही लिया था ना। ये जो ईंट बनाने की परंपरा है, जो कला है, ये आपने सिंधु घाटी सभ्यता से सीखी थी। सड़क बनाने की, वस्त्र बनने की जितनी भी परंपराएं रही हैं, ये जितने भी कार्य रहे, ये सारे कार्य तो आपने अपने भूतकाल से ही सीखे हैं। तो अगर भूतकाल मर गया होता तो ये सारी चीजें आज आप कैसे सीख पाते, या इन चीजों में बेहतरी कैसे कर पाते, या उन्हीं चीजों के आधार पर आज आप अपने भविष्य का निर्माण कर पा रहे हैं। तो अगर आपका भूत मरा होता तो क्या आप अपने वर्तमान को संवार रहे होते, या क्या अपने भविष्य को निखारते आप, निखारने का प्रयास करते आप? नहीं करते। हमारा भूतकाल है पूरी तरह से वो जवान है, जीवित है, और उसी की बदौलत हम वर्तमान जी रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं और अपने भविष्य को भी प्रयास कर रहे हैं। यही हमारे लिए वर्तमान जो हमारा भूत है वो मरा नहीं है। अगला देखते हैं चौथे पैराग्राफ। इसमें कहते हैं लेखक साहब जी, द प्रोसेस ऑफ इट्स कंस्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। जो हमारा भूतकाल है ना वो नया 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 होते जा रहा है, और इसका नया होना, इसका आधुनिक होना, इस हमारे राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र का विकास कर रहा है। जो हमारा भूतकाल, जो हम पहले ईंट बनाना सीखते थे, आज उस ईंट की जगह पर हमने नई नई तरह से ईंटें बनानी सीख ली। पहले मिट्टी की बनाई जाती थी, आज हमने सीमेंट की बनानी सीख ली। आज लोग गोबर से भी ईंट बनाने को सीख रहे हैं। आज लोग और भी जो प्लांट फाइबर्स हैं उन फाइबर से भी ईंट बनाने को सीख रहे हैं। लकड़ी का बुरादा जो है उससे भी लोग ईंट बनाने को सीख रहे हैं। तो आज हम ईंटें बनाना सीखे तो हैं, लेकिन सिर्फ हम मिट्टी तक सीमित ना रहे, बल्कि हमने उसमें नवीनीकरण कर दिया, हमने उसमें टेक्नोलॉजी लगा दी, और उससे हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो राष्ट्रीय संस्कृति है, जो हमारी राष्ट्रीय चरित्र है, उसका भी विकास लगातार होते जा रहा है। हमारा पास्ट हमारा नहीं है, ये जिंदा है, लाइव है और डायनेमिक है। और ये जो लगातार नया 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 नयापन होते जा रहा है ना, ये प्रोसेस ही हमें विकसित करेगा। ये लगातार नयापन होने का जो प्रोसेस है, ये लगातार जो नयापन आ रहा है हमारे देश में, ये हमें और भी बेहतर बनाना। ये हमारे लेखक साहब जी कहते हैं। आगे वो कहते हैं, इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। अरे भैया ये तो शिक्षा का ही कार्य है। एज आई सी इट, जैसा मैं समझता हूं, टू मिनिस्टर दिस कंस्टेंट रिन्यूअल एंड आई मे बी फॉरगिवन द प्रिजम्पशन that my choice to this high office has mainly। कहते हैं कि भाई मेरे विचार में, अगर मुझसे पूछोगे कोई, तो मेरे विचार में ये जो लगातार हम नयापन लेते आ रहे हैं, हम जो लगातार आधुनिकीकरण करे जा रहे हैं, तो मेरे विचार में इसका करना जरूरी है, इसका करना जरूरी है। यही तो शिक्षा का कार्य है। शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है कि हम हर दिन मॉडर्न होते चलें, हम हर दिन नया नया नयापन करते चलें, कुछ नई नई चीजों को विकास करें, तभी तो एक समाज का विकास होगा जी। और एक समाज और एक सभ्यता का विकास कब होगा? जब वहां पर नयापन आएगा तब तो, वरना आप उन्हीं जड़ चीजों से जुड़े रहोगे, उन्हीं पुरानी चीजों से जुड़े रहोगे दोस्त, तो फिर समझे कि चौपट हो जाएगा आपका पूरा का पूरा ही सभ्यता, आपकी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। तो मेरे विचार में इस निरंतर नवीनीकरण की सेवा करना शिक्षा का कार्य है। तो शिक्षा की ये जिम्मेदारी है
लगातार शिक्षा दी जाए सब चीज सबको, और लगातार देश में नवीनीकरण लाया जाए। और मुझे इस धारणा के लिए क्षमा किया जा सकता है, मैं इस उच्च पद के लिए मेरा चुनाव मुख्य रूप से कहते हैं कि भाई देखो, अब ऐसा मैं जो सोच रख रहा हूँ हो सकता है ये ठीक नहीं है, लेकिन मैं इससे पहले कि किसी और भी माफी मांग लेना चाहता हूँ कि देखो मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा का मुख्य कार्य ये होगा कि देश का लगातार नवीनीकरण, नई चीजों को लाया जाए, उसे जोड़ा जाए। आगे कहते हैं, if not entirely been made an account on account of my long association with the education of my people, अगर पूरी तरह से नहीं, कहते हैं यहाँ पीछे वाली लाइन से कनेक्ट करिए, कहते हैं इस उच्च पद के लिए मेरा चुनाव मुख्य रूप से अगर पूरी तरह से नहीं तो मेरे लोगों की शिक्षा के साथ मेरे लंबे जुड़ाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। कहा है कि देखो भाई, शिक्षा जो है ना वो बहुत जरूरी है, और ये जो शिक्षा जरूरी है, ये जो शिक्षा ये बहुत जरूरी है, और शिक्षा अगर मिलेगी तभी देश का विकास कर पाएंगे हम। तो जरूरी है कि देश में लगातार नवीनीकरण लाया जाए, मॉडर्नाइजेशन लाया जाए, और मॉडर्नाइजेशन जो ले आएंगे उन्हीं पुरानी मूल्यों के ही आधार पर होगा। ऐसा नहीं कि हम पुरानी मूल्यों को छोड़ दें और उसके जगह पर नए कल्चर अपना ले किसी दूसरे देश की, ऐसी बात नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं कि मूल्य हमारे अपने ही हों, हमारे अपने ही देश के मूल्य हों। अब उन्हीं मूल्य में जो थोड़े बहुत सुधार करने हैं वो चले, और ये सुधार संभव शिक्षा नहीं है। अगर शिक्षा नहीं होगी तो ये सुधार, और ये कहते हैं कि हो सकता है कि मुझे भी लोगों ने शायद इस वजह से चुना है कि मैं बहुत लंबे समय तक शिक्षा जगत से जुड़ा रहा, मैं बहुत लंबे समय तक शिक्षा जगत से जुड़ा रहा, शायद इसलिए लोगों ने मुझे इस राष्ट्रपति आगे कहते हैं, I maintain that education is a prime instrument of national purpose and that quality of education is inescapably involved in the quality of nation। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि देखो भाई, मैं ऐसा मानता हूं कि जो शिक्षा है वो राष्ट्रीय उद्देश्य का एक प्रमुख साधन है, एक मुख्य हथियार जो होगा वो शिक्षा ही मुख्य हथियार है आपके राष्ट्र की तरक्की के लिए। और अगर आप शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाओगे तभी जाकर राष्ट्र की गुणवत्ता बढ़ेगी। आपका अगर आपने एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाई तभी आपके राष्ट्र की, आपके नेशन की क्वालिटी बढ़ेगी, उसकी डेवलपमेंट की क्वालिटी बढ़ेगी। तो ये कहते हैं कि मेरा मानना है कि शिक्षा ही वो मुख्य हथियार है जिसके द्वारा हम अपने देश की तरक्की करा सकते हैं, और अपने देश की तरक्की करानी है तो शिक्षा पर काम करना होगा। शिक्षा की क्वालिटी होगी, जब तक हम शिक्षा की क्वालिटी नहीं बढ़ा सकते तब तक हमारे देश का विकास। समझे? आगे देखते हैं, कहते हैं हमारे लेखक साहब, कहते हैं कि जो हमारे देश का विकास है ना भैया, ये देश का विकास जो है ना हमारी शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको हमें हमारी शिक्षा को बढ़ाना होगा। आगे 5वें पैराग्राफ में क्या कहते हैं लेखक महोदय जी? कहते हैं, मैं therefore pledge myself to the loyalty of my past cultures from wheresoever it may have come and by whomsoever it may have been contributed। भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इस देश में जो मूल्य हैं, जो संस्कार हैं, जो संस्कृतियां हैं, वो कहां से आए, किसने लाए, मुझे मतलब नहीं है। अगर वो मेरे देश के हैं, अगर वो मूल्य, वो संस्कार, वो ज्ञान, वो शिक्षा मेरे देश के हैं तो मैं उनका सम्मान करूंगा, उनका बचाव करूंगा, उनकी सुरक्षा करूंगा। मैं शपथ लेता हूं, इसलिए मैं हमारी अतीत की संस्कृति के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करता हूं, चाहे वो कहीं से आई हो और चाहे किसी ने भी वो हो, चाहे किसी ने भी हमें दी हो, चाहे वो कहीं से भी आई हो, अगर वो मूल्य हमारे देश की है तो मैं उसके प्रति प्रतिज्ञा हूं, मैं उसकी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। मैं ऐसी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं ऐसी उसकी रक्षा करूंगा। आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ माई कंट्रीज कल्चर। भाई साहब, मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने देश की उन मूल्यों के प्रति, संस्कृतियों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहूंगा। कहते हैं कि मैं अपने देश की संस्कृति की समग्रता की सेवा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं, पूरी तरह से प्रतिज्ञा लेता हूं। समझे? चलते हैं अगले पैराग्राफ पे, चलते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे। हमने 5वां पैराग्राफ शुरू किया है और इसी का ये हिस्सा अगले पैराग्राफ को देखते हैं। आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री। हमारे लेखक महोदय कहते हैं कि मैं अपने देश के प्रति वफादारी का शपथ लेता हूं।
मैं शपथ लेता हूं कि अपने देश के प्रति हमेशा 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 वफादार रहूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। ये ना देखूंगा मैं कि मेरे देश का ये नागरिक कौन से धर्म से आता है। मैं किसी धर्म का पक्षपात नहीं करूंगा, किसी धर्म को लेकर विशेष झुकाव नहीं रखूंगा, बल्कि बिना किसी धर्म के, बिना किसी जाति के अंतर किए हुए मैं अपने देश के लोगों के प्रति वफादार रहूंगा, अपने देश के प्रति वफादार रहूंगा। आई प्लेज, मैं संकल्प लेता हूं, माई सेल्फ टू द वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ। मैं खुद से ये संकल्प लेता हूं कि मैं अपने देश की ताकत के लिए काम करूंगा। एंड यहां प्रूव नहीं होना चाहिए था, यहां होना चाहिए था प्रोग्रेस। तो मैं देश की प्रगति और देश की ताकत के लिए काम करूंगा। मैं धर्म और भाषा के भेद से ऊपर उठकर अपने देश के प्रति अपनी वफादारी की शपथ लेता हूं और साथ ही साथ मैं इसकी ताकत और प्रगति के लिए भी काम करूंगा। ये हमारे लेखक साहब शपथ लेते हैं कि भाई मैं नहीं देखूंगा किसी जनता का कि वो भाषा कौन सा बोलता है, वो हमारी जनता कौन सी भाषा बोल रही है, या वो कौन से धर्म का पालन कर रही है। मैं ये सब नहीं देखूंगा, बल्कि मैं सिर्फ उनकी सेवा करूंगा। वो मेरे देश की जनता है, मैं उसकी सेवा करूंगा। मैं अपने देश की ताकत के लिए, देश की प्रगति के लिए काम करूंगा। एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। और अपने देश की लोगों की भलाई के लिए मैं काम करूंगा, देश के लोगों का कल्याण करूंगा, बिना उनकी जाति, बिना उनका रंग, बिना उनका पंथ देखे हुए। मैं किसी की जाति नहीं पूछने जा रहा, मैं किसी का धर्म, किसी का पंथ नहीं पूछने जा रहा। मैं बस ये जानूंगा कि वो मेरे देश की जनता है, मैं उसकी सेवा करूंगा। मैं अपने देश के प्रति वफादार रहूंगा, देश की ताकत बन के रहूंगा, देश की प्रगति के लिए काम करूंगा। ना मुझे किसी के धर्म से मतलब है, ना मुझे किसी की भाषा, ना जाति, ना नस्ल से मतलब है। मुझे मतलब है बस मेरे देश की तरक्की से, प्रगति से। देखें, लेखक साहब कहते हैं आगे, द होल ऑफ भारत इज माई होम। ये पूरा का पूरा भारत मेरा देश है। अगर सारे नेता ये सब बात मानने लग जाए तो कितना महान हो जाएगा हमारा देश। सोच कर देखो कभी कि अगर ये हमारे एक महान नेता हैं जिन्होंने इस पूरे राष्ट्र को अपना देश माना है, अगर ऐसे सारे नेता पूरे राष्ट्र को अपना देश माने, पूरे राष्ट्र को अपना घर माने, वहां के लोगों को अपना सदस्य माने, अपना माने, तो कितना कल्याण हो जाएगा हमारे देश का। कहते हैं द होल ऑफ भारत इज माई होम। ये पूरा का पूरा भारत मेरा घर है। एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। और यहाँ के रहने वाली जो जनता है, जो लोग हैं, वो मेरा परिवार। तो जितना हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं, अपने परिवार के लिए त्याग करते हैं, अपने परिवार के लिए समर्पण रखते हैं, हमारे लेखक महोदय कहते हैं कि उतना ही मैं समर्पण अपने देश के प्रति रखता हूँ। मेरा देश, ये पूरा देश मेरा घर है और यहाँ के पूरे लोग, पूरी जनता मेरा परिवार है। आगे कहते हैं द पीपल हैव चोजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम। और लोगों ने मुझे चुना है अपने इस परिवार का मुखिया निश्चित समय के लिए। इसी निश्चित समय में मुझे मेरे परिवार की, मुझे मेरे देश की सेवा कर जानी है। मुझे मेरे इस देश को एक सुंदर सा घर बनाना है, वहां ये पूरे जनता जो है खुशहाली पूर्वक रह सके एक परिवार की तरह। मुझे मेरे देश को ऐसे बनाना है। ये हमारे लेखक साहब जी का कहना है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का कहना है कि पूरा का पूरा भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार। और लोगों ने मुझे चुना है एक निश्चित समय के लिए अपने इस परिवार का मुखिया के रूप में। और मैं इस परिवार का मुखिया के रूप में इस देश की सेवा करूंगा, सुरक्षा करूंगा, तरक्की कराऊंगा, विकास कराऊंगा, प्रगति कराऊंगा। ये जिम्मेदारी जो मेरी जनता ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने की पूर्णतः प्रयास करूंगा। ये हमारे लेखक महोदय कहते हैं। ये अभी 5वें पैराग्राफ में ही है, देखते हैं हम। It shall be my earnest endeavor to seek to make this home strong and beautiful। भाई साहब, मेरा ये हार्दिक प्रयास है, earnest endeavor, मेरा ये हार्दिक प्रयास है, मेरा ये दिल से प्रयास है कि मैं इस घर को यानी भारत को मजबूत और सुंदर बनाऊं। जाहिर है जब परिवार के लोग आपका मुखिया मान रहे हैं तो आप ऐसे मुखिया, आपका भी तो फर्ज बनता है ना कि आप अपने परिवार के लोगों को खुशहाल रखो, सुरक्षित रखो, अपने घर को बहुत मजबूत बनाओ, सुंदर बनाओ। तो वो भी हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन भी इस देश के मुखिया होने के नाते कह रहे हैं कि भाई इस देश के लोगों ने मुझे मुखिया चुना है इस परिवार का, कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन मेरा ये फर्ज हो जाता है, मेरा ये दायित्व हो जाता है कि मैं पूरे दिल से इस देश को मजबूत बनाऊं और एक सुंदर सा घर बनाऊं।
आगे कहते हैं a worthy home for a great people engaged in the fascinating task of building up a just and prosperous and graceful life. एक बहुत ही शानदार घर बनाऊंगा ऐसे महान लोगों के लिए, ऐसे महान लोगों के लिए मैं घर बनाऊंगा, मेरे देश के ऐसे महान लोगों के लिए मैं घर बनाऊंगा जो न्यायपूर्ण हो, समृद्ध हो और शालीन जीवन बिता सके। मैं ऐसा घर बनाऊंगा अपने देशवासियों के लिए कि वो अपने जीवन को न्यायपूर्ण तरीके से, न्यायपूर्ण मतलब पूरे न्याय के साथ, समृद्ध मतलब किसी चीज की कमी ना रहना, किसी चीज की कमी ना खलना, तो पूरी समृद्धि, पूरा न्यायपूर्ण और शालीन यानी शांत सुखमय जीवन बिताने के लिए मैं बनाऊंगा अपने देश के लोगों के लिए एक महान सा घर, एक अच्छा सा घर। और हमारे देश की जनता भी तो इसी कार्य में लगी हुई है कि वो इस देश को और महान बना सके। ठीक है, चले अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। कहते हैं, अच्छा ये रहा 6 पैराग्राफ, यहां से हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। 5वीं पैराग्राफ को हमने खत्म किया, बाकी जो अपना 6ठा पैराग्राफ है वो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, और अगले लेक्चर में ही इसको खत्म करेंगे हम। उसके बाद से फिर ऑब्जेक्टिव, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से जुड़े हुए हम लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही।